जय हिंद बेटा। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अक्षय त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे समास पर। ठीक है, अब समास क्या है, समास के कितने भेद हैं, उनकी पहचान क्या है। ठीक है, तो इस विषय पर हम बात करेंगे। पहले जानते हैं समास क्या है। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संक्षेप करना, मिलाना। एक कंफ्यूजन होती है संधि और समास, आप ध्यान देंगे बारीकी से। संधि में भी मिलाया जाता है और समास में भी मिलाया जाता है। तो आखिर दोनों को कैसे पहचान करेंगे, कौन संधि है कौन समास है, ठीक ना। तो इसकी जो पहचान है, परिभाषा जो है, परिभाषा को आप गहराई समझिए कि समास में पदों का मिलान होता है। पदों को यानी कि शब्दों को मिलाया जाता है, दो शब्द आपस में मिलते हैं। और संधि में दो वर्ण आपस में मिलते हैं। ठीक है, जैसे महाधन आत्मा। ठीक है, इसमें से संधि के अनुसार ह में से आ की मात्रा निकाल देंगे और आत्मा में से आ की मात्रा निकाल देंगे, तो ये दोनों वर्ण हैं। ठीक ना, जब आ और आ दोनों मिलते हैं तब क्या होता है, आ होता है, तभी क्या हो जाता है, महात्मा। ये क्या है, संधि है। लेकिन अगर इसको हम समास में करेंगे तो महाधन आत्मा बराबर महान आत्मा है जो। ठीक है, इसमें कोई स्वर परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर समझ लिया आप लोग कि समास में शब्दों का मेल होता है, पदों का मेल, पदों के मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। कोई भी बड़ा शब्द है, जैसे आप लोग बनाते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक उसमें बड़ा सा वाक्य होता है, उसको आप छोटा कर देते हैं। उसी तरह से क्या है, समास है कि जो पद बड़े हैं उन पदों को एक में मिला दिया जाए। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। और जब कई वर्णों का मेल हो, वर्णों के मेल से नया वर्ण उत्पन्न हो, तो वहां पर क्या होगा, संधि। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। समास के जो भेद प्रमुख हैं वो आपके द्वंद्व, द्विगु, तीसरा है गर्भधारय, बहुव्रीहि, उसके बाद पांचवा है अव्ययी भाव और छठवां है तत्पुरुष। ये आपके 6 समास है। ठीक, इसमें से 3 पर हम बात कर रहे हैं। चलिए, जितना तक होगा दिखा दे रहे हैं आपको। इसके बाद अगले वीडियो मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप लोग उसको स्किप करके आगे देखने लगते हैं। तो व्याकरण है, आप जब तक पूरा नहीं समझेंगे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक ना, तो हम केवल 2-3 पर बात करेंगे आज, उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। पहला हम उठाते हैं द्वंद्व समास। एक शुरू में आपको नहीं बताया, समास और विग्रह। देखिए, इस तरह से संधि और संधि विच्छेद होता है। संधि माने वर्णों का मेल और विच्छेद माने जो वर्ण मिले हुए उनको तोड़ना। उसी तरह से होता है समास और समास विग्रह। समास माने होता है पदों को मिलाना, और विग्रह माने जो पद मिले हुए हैं उनको अलग करना। ठीक, मिले हुए पदों को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं।
और जो पद अलग अलग हुए हैं उन पदों को एक में मिलाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो समास में मिलाने के लिए आपको दो पद की आवश्यकता है, ठीक, दो लोग मिलेंगे तो उनको क्या कहते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद और दूसरा पद, प्रथम पद और द्वितीय पद। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम तीनों चीज इसलिए लिखते हैं क्योंकि सबके बोलने का तरीका, सबके पढ़ाने का तरीका अलग है। आप पुस्तक में कहीं पर देखेंगे तो पूर्व पद उत्तर पद दिया हुआ है, पहला पद दूसरा पद प्रथम पद द्वितीय पद दिया हुआ है, ठीक है। तीनों का अर्थ एक ही है। इधर के जो तीनों हैं तीनों एक है और इधर जो तीनों हैं तीनों एक ही है, ठीक है। तो आप पूर्व पद लिखिए, उत्तर पद लिखिए या फिर प्रथम पद द्वितीय पद पहला पद दूसरा पद जो भी लिखना आप लिखिए, लेकिन ध्यान यह देना है कि अगर आप इधर पूर्व पद लिखेंगे तो इधर उत्तर पद होना चाहिए, ठीक। यानी कि यहाँ पूर्व लिख दिए यहाँ द्वितीय लिख दिए, यहाँ पर प्रथम लिख दिए तो यहाँ दूसरा लिख दिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी शब्द में जो पूर्व पद है और जो उत्तर पद है, द्वंद्व समास चलते हैं। ये हो गया। जब हम विग्रह करेंगे समास का तो विग्रह करने पर एक तरफ पूर्व पद रहेगा, एक तरफ उत्तर पद रहेगा, ठीक। उसके बाद होगा फिर समास होगा, विग्रह समास, ठीक। इसको समासिक पद बोलते हैं। अब आप देखिए ये समझ में आ गया, हटा दें इसको। सामासिक पद, ठीक है। इसके बाद होता है विग्रह, ठीक है। अब विग्रह के अंतर्गत आपका पूर्व पद और उत्तर पद आ जाता है। आपको समझने के लिए है तो पहली परिभाषा आप करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी कि जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में और शब्द छिपा हुआ होता है और शब्द का लोप होता है, ठीक। किसके द्वारा? योजक चिन्ह के द्वारा। योजक चिन्ह यानी कि दो वर्णों के बीच में ये जो रेखा खींची जाती है उसको बोलते हैं योजक चिन्ह, दोनों को जोड़ता है, ठीक। और यह और का प्रतीक है, ठीक है। तो जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, और दोनों के बीच में और शब्द छिपा हुआ हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझेंगे क्योंकि यह जो समास है आगे चल करके आपको कंपटीशन बहुत कम आता है और समास बहुत ही कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, ठीक ना। हम आपको लास्ट में बता देंगे कि ये कई उदाहरण में कई समास हो जाते हैं, ठीक। तो आप उनको कैसे निर्धारित करेंगे कौन समास कैसे है, तो उसका जो निर्धारण है वो आपको अभ्यास से होगा। आप कई बार अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कहाँ है। चलते हैं। जिस समासिक पद का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो, प्रधान मतलब मुख्य, अगर उसमें से कोई एक पद हटा दिया जाए तो वह वाक्य पूरा नहीं होगा, वह अधूरा हो जाएगा, ठीक है। दोनों पद प्रधान है और दोनों के बीच में और शब्द का लोप हो, और शब्द एहसास होगा कि यह और यह है लेकिन और लिखा नहीं रहेगा, उसको इससे प्रदर्शित करेंगे, इस योजक चिन्ह के द्वारा उसको प्रदर्शित करेंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, ठीक है। जैसे माता पिता, ठीक ना, इसको समस्त पद भी बोलते हैं। समासिक पद जो है क्या है? समस्त पद है और ये क्या है? विग्रह है आपका, समास विग्रह। तो माता पिता, तो माता और पिता के बीच में हमारा क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। अगर हम इसको तो इसका विग्रह हो जाएगा माता और पिता, ठीक है। देखिए दोनों का अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ। समास हमने आपको क्या बताया? यह माता और पिता इतना बड़ा सा है, ठीक, लेकिन हमने इसको शॉर्ट में करके संक्षिप्त में करके क्या कर दिया? माता पिता। इसका अर्थ वही है, माता और पिता, ठीक ना, लेकिन क्या हो गया? ये
छोटा हो गया तब क्या हो गया, समास हो गया। द्वंद्व समास की एक पहचान और है कि इसके अधिकांशतः शब्द विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं, ठीक ना। तो फिर से बात देख लीजिए कि इस समासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर इसमें से माता को हटा दें तो माता और पिता शब्द नहीं होगा, अगर पिता को हटा दें तो माता बचेगा तो ये शब्द पूरा नहीं होगा। जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में और शब्द का लोप हो और शब्द छिपा हुआ हो योजक चिन्ह के द्वारा, वहां पर द्वंद्व समास होता है, ठीक है। अब इनके उदाहरण, माता पिता, दिन रात, भाई बहन, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, लाभ हानि, ऊंच नीच, अमीर गरीब, इस तरह के जो हैं सब के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, समस्त पद। और जब इसका विग्रह करेंगे, विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बीच में और शब्द जोड़ दिया जाएगा। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। द्विगु समास दूसरा हमारा था, द्विगु समास। इसका जो है, इसकी परिभाषा कि जिस समासिक पद का पूर्व पद माने पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो। जिस समासिक पद का पहला पद पूर्व पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो, वहां पर द्विगु समास होता है। संख्यावाची माने गिनती बताएं, ठीक ना, काउंटिंग नंबर होगा आपका, वहां पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। जैसे त्रिलोक, ठीक है, इसमें दो पद आपके हैं, ये समस्त पद है, ठीक है, समस्त पद या सामासिक पद। इसके बाद क्या हो जाएगा, विग्रह, समस्त पद या सामासिक पद, इसके बाद फिर विग्रह। समस्त पद माने जिसमें समास हो चुका है, और विग्रह माने जिसका विस्तार करना है, जिसको फैलाना है, बड़ा करना है। त्रिलोक, इसमें दो शब्द हैं, ठीक, कौन, त्रि और लोक। त्रि माने तीन, लोक माने लोक संसार, ठीक। तो जो द्विगु समास की पहचान है, जैसे हर समास के कुछ न कुछ कोड है। जैसे हमारा आपको बताया कि द्वंद्व समास में अधिकांशतः शब्द विलोम होते हैं और उनके बीच में और शब्द छिपा होता है और शब्द लगाना जरूरी है। उसी तरह से द्विगु समास में इतनी संख्याओं का समूह, ये शब्द लिखना जरूर है, ठीक है। अगर आप समूह नहीं लिखेंगे, ठीक, तब वो गलत हो जाएगा कि इतने का समूह, या जो वस्तु है या कोई चीज है वह इतनी संख्या में है। कितनी संख्या में, जितना पहले आगे दिया गया है, ठीक। जैसे त्रिलोक, तो लोक कितने हैं, तीन, ठीक। तो इसका तो क्या हो गया, विग्रह, तीन लोगों का समूह, तीन लोगों का समूह, ठीक है। इसके बाद चौराहा, चौराहा, चौ माने चार, चार राह, ठीक। अभी ध्यान देंगे कि जो शब्द यहाँ लिखा है, राह लिखा है, तो हम राह का ही समूह बनाएंगे, न कि राह का पर्यायवाची लिखेंगे। कहने मतलब कि चौराहा माने चार राहों का समूह, न कि चार रास्तों का समूह, ठीक, चार मार्ग का समूह, ठीक, चार वे का समूह, ये सब नहीं होगा। जो हमारा शब्द इसमें लिखा हुआ है, अगर राह लिखा है तो हमको राह ही लिखना पड़ेगा, ठीक। चार राहों का समूह को क्या है, चौराहा, ठीक है। उसी तरह से अष्टकोण, अष्ट माने आठ, कोण, आठ कोणों का समूह। तो कोई भी चीज होगा आपको लास्ट में समूह बनाना है। अगर समूह नहीं बनाएंगे तो वो आपका द्विगु समास नहीं होगा। आई बात समझ में? अब इसमें कुछ शब्द आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि एक शब्द में कई समास हो सकते हैं।
दो समास हो सकते हैं, तीन समास हो सकते हैं। जैसे त्रिनयन, आप समझ लीजिए इसको। त्रिनयन, पहला पद क्या है? त्रि है। त्रि क्या है? संख्यावाची है। नयन, आंख, ठीक है। त्रिनयन, तीन नयन का समूह, ठीक है। लेकिन यह क्या है? ये बहुब्रीहि समास है। ये त्रिनयन द्विगु समास नहीं होगा। त्रिनयन क्या है हमारा? बहुब्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि बहुब्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होता है, न तो उत्तर पद प्रधान होता है, इसको आगे देखेंगे, बल्कि आने वाला नया तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। तो त्रिनयन में बहुब्रीहि समास है, पहले इसके संख्यावाची लगा है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि मतलब कि ये द्विगु समास नहीं है। तो इस तरह के कई आपके शब्द हैं कि जो जिनके आगे संख्या लगी है, संख्यावाची शब्द है, लेकिन वो द्विगु समास नहीं है, ठीक है। जैसे एक दंत, एक दंत यानी गणेश जी, ठीक, पहले गिनती लगी है एक, लेकिन द्विगु समास नहीं है, ठीक। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला है जो, अर्थात भगवान विष्णु, इसमें भी चतुर संख्यावाची लगा है, चतुर्भुज, लेकिन यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा, ठीक है। खडानन, खड माने होगा छः, आनन माने मुख, छः आनन वाला है जो, अर्थात भगवान कार्तिकेय शंकर जी के पुत्र हैं, ठीक है, उनको छह मुख है, तो इनके नाम के पहले छः लगा हुआ, संख्या लगी है, लेकिन फिर भी ये द्विगु समास नहीं है। उसी तरह से दशानन, दस ग्रीव, दस कंधर, दस मुख, ये सभी पर्यायवाची है रावण के, सबके आगे 10 लगा हुआ है, लेकिन संख्यावाची लगने के बाद भी ये द्विगु समास नहीं है, ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से शब्द हैं कि जो द्विगु समास मतलब संख्यावाची शब्द पहले है, लेकिन संख्यावाची हो करके भी वे द्विगु समास नहीं है। तो आगे बात समझ में कैसे देख लीजिए कि जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो, वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। और द्विगु समास की पहचान मेन क्या है कि आप उसका जब विग्रह करेंगे, विग्रह में समूह शब्द लिखना आवश्यक है, समूह बनाना आवश्यक है। अगर आप समूह नहीं बनाएंगे तो वह द्विगु समास नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात कि जरूरी नहीं है कि सारे शब्द जिनके पहले संख्या लिखी है वो द्विगु समास ही हो, ठीक ना। तो समास का जो निर्धारण होता है वह आपके विग्रह पे होता है। आप जैसा विग्रह करेंगे, मैं आपसे बार बार बताऊंगा कि आप जैसा विग्रह करेंगे उस अनुसार आपका समास हो जाएगा, ठीक। जैसे अगर आप यहीं बोल देते तीन नयन का समूह, तभी क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन तीन नयन वाला है जो, अर्थात भगवान शिव, ये बहुब्रीहि समास है, ठीक ना। फिलहाल ये जो त्रिनयन है एक कन्फर्म आपका बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो इसकी पहचान आगे आपको बता दी जाएगी। तो हमारी समझ से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।